Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं सबका इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद पीएन लोथा। मित्रों, रीट एग्ज़ाम 2021 हेतु एसएसटी का मॉडल पेपर नंबर 7 लेकर आया हूं। बिल्कुल आरबीएससी बेस्ड क्वेश्चन यहां पर लिए गए हैं। 30 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जिसमें शिक्षण विधियों के भी प्रश्न हैं। हर बार एग्ज़ाम में बिल्कुल ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं साथियों। लेवल 2 के लिए व्याख्यात्मक हल आज हम इन 3 प्रश्नों को देखेंगे मित्रों। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन साथियों, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन किस कारण से वापस लिया था? चोरी चौरा कांड, चंपारण आंदोलन, काकोरी षड्यंत्र और बारदोली आंदोलन। तो साथियों देखिएगा, गांधी जी ने एक आंदोलन चलाया था जिसका नाम था असहयोग आंदोलन, तो उसको वापस भी ले लिया गया था। किसके कारण? तो साथियों इसका सही आंसर है चोरी चौरा कांड के कारण इन्होंने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। मित्रों, अगर हम बात करें असहयोग आंदोलन की तो इसके नेतृत्व को किसने किया था? महात्मा गांधी ने इस आंदोलन को सन 1920 में चलाया था। मित्रों, 4 फरवरी 1922 को चोरी चौरा जो कि गोरखपुर में स्थित है, वहां पर भारतीयों द्वारा सरकार की एक पुलिस चौकी को आग लगा दी थी। उसमें कुल 22 पुलिस कर्मचारियों को जिंदा जलाकर मार डाला था। उसी के लिए गांधी जी ने जो आंदोलन चला रखा था असहयोग आंदोलन, उसको वापस ले लिया था साथियों। विकल्प नंबर 1 सही है प्रश्न संख्या 1 में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 2 पे आएंगे मित्रों। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। प्रश्न नंबर 2, भारत का राष्ट्रपति बनने की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष, 40 वर्ष, 35 वर्ष और 25 वर्ष। तो मित्रों अगर जो भारत का राष्ट्रपति बनना है तो कम से कम उस व्यक्ति की आयु 35 वर्ष होना आवश्यक है। कम से कम है मतलब 35 वर्ष से जो नीचे का व्यक्ति है, 35 वर्ष जिसकी आयु नहीं है, वो राष्ट्रपति नहीं बन सकता है साथियों भारत में। तो विकल्प नंबर 3 आपका सही है प्रश्न संख्या 2 में। चलिए आगे बढ़ेंगे साथियों प्रश्न नंबर 3 पर। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि ये जो 35 वर्ष आयु निर्धारित की गई है, ये अनुच्छेद 58 के अंतर्गत बताई गई है। कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत? अनुच्छेद 58 के अंतर्गत। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 3 पे आते हैं साथियों। तीसरा क्वेश्चन, राज्यसभा कब भंग होती है? विकल्पों को देखिएगा, 6 साल बाद, 5 साल बाद, संकट काल में और कभी भी नहीं। तो साथियों राज्यसभा की बात की जा रही है यहाँ पर देखिएगा, भंग होने की कार्यकाल नहीं पूछा है, यहाँ पर पूछा है सदस्यों का कार्यकाल नहीं पूछा है। भाई 5 साल तो बिल्कुल इसमें कहीं से कहीं तक है ही नहीं। अब 6 साल बाद अपन क्या करते हैं कि भाई प्रत्येक 6 साल में राज्यसभा भंग हो जाती है, ऐसा अपन सोचते हैं, जो कि गलत है मित्रों। 6 साल बाद राज्यसभा भंग नहीं होती है। सदस्यों का जो कार्यकाल है राज्यसभा के अंतर्गत वो 2-2 वर्ष में बदलता रहता है साथियों। तो यहाँ पर प्रत्येक 2 वर्ष की समाप्ति पर जो उसके 1/3 सदस्य है, मतलब 1/3 सदस्य है, वो सेवानिवृत्त हो जाते हैं और फिर वापस उनके स्थान पर दूसरे 1/3 सदस्य आ जाते हैं 2 वर्ष के लिए। तो साथियों इस प्रकार से राज्यसभा कभी भी भंग नहीं होती है मित्रों। आपका चौथा विकल्प यहाँ पर सही है प्रश्न नंबर 3 में। चलिए आगे बढ़ेंगे साथियों प्रश्न नंबर 4 पर। तो मित्रों प्रश्न नंबर 4 को देखेंगे। चौथा क्वेश्चन, वायुदाब नापने वाला यंत्र किस नाम से जाना जाता है? मित्रों राजस्थान के मैंने बहुत क्वेश्चन शामिल किए हैं, बहुत ही जल्द आपको क्वेश्चन मिलेंगे। बैरोमीटर, थर्मामीटर, सिस्मोग्राफ और हाइग्रोमीटर। तो मित्रों वायुदाब को मापने के यंत्र को क्या कहा जाएगा? इसको कहा जाता है बैरोमीटर। क्या कहा जाता है? बैरोमीटर इसको कहा जाता है। यह एक वायुदाब मापी यंत्र होता है साथियों। आपका प्रथम विकल्प प्रश्न नंबर 4 में सही है। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 5 पर। 5वां क्वेश्चन मित्रों, 5वां क्वेश्चन है, अरावली प्रदेश का भाग नहीं है। आबू खंड, अलवर खंड, जयपुर खंड और विंध्यन खंड। तो मित्रों कौन सा अरावली पर्वत का या अरावली प्रदेश का भाग
नहीं है। 5वें क्वेश्चन का राइट आंसर दीजिएगा। मित्रों प्रश्न नंबर 5 की अगर हम बात करें तो अरावली में आबू खंड भी आता है। मित्रों इसमें आबू खंड के अंतर्गत जैसे राजसमंद से माउंट आबू, सिरोही, ये चीज़ें आ जाती है। अलवर खंड भी आता है साथियों, इसमें शेखावटी के जिले आ जाते हैं। जयपुर खंड भी इसमें आता है साथियों, लेकिन विंध्यन खंड ऐसा कोई भी अरावली के भाग के अंतर्गत नहीं आता है। तो चौथा विकल्प आपका प्रश्न नंबर 5 में सही है। चलिए आगे बढ़ेंगे साथियों प्रश्न नंबर 6 पर। तो मित्रों प्रश्न नंबर आपके 6 है, राजस्थान को 2 भागों में बांटने वाली समवर्षा रेखा है। 25 सेमी, 50 सेमी, 100 सेमी और 150 सेमी। तो मित्रों प्रादेशिक दृष्टि से देखिए राजस्थान को 2 भागों में बांटने वाली समवर्षीय रेखा का यहाँ पर पूछा है। तो मित्रों अरावली के पश्चिम भाग में स्थित जिलों में वार्षिक वर्षा का जो औसत है वो 50 सेमी होता है। 50 सेमी से कम होता है अरावली के पश्चिम की ओर। पश्चिम का मतलब जो रेगिस्तानी वाला इलाका है वहाँ पर, जबकि इसके जो पूर्वी जिले हैं वहाँ पर 50 से 100 सेमी के लगभग वर्षा होती है साथियों। तो अब हम यूँ कह सकते हैं कि 50 सेमी ही 2 भागों में बांटती है राजस्थान को समवर्षा रेखा के हिसाब से। दूसरा विकल्प आपका सही है प्रश्न नंबर 6 में। चलिए आगे बढ़ेंगे साथियों प्रश्न नंबर 7 की ओर। 7वां क्वेश्चन है, मोरेल बांध परियोजना किस जिले में स्थित है? मोरेल बांध परियोजना सवाई माधोपुर में स्थित है, जोधपुर में स्थित है, भीलवाड़ा में स्थित है या टोंक में स्थित है? तो मित्रों देखिए मोरेल है, इंदिरा लिफ्ट नहर है, सूरवाल है, ये चीज़ें राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले में स्थित है। विकल्प नंबर 1 सही है 7वें क्वेश्चन में। चलिए आगे बढ़ेंगे साथियों प्रश्न नंबर 8 पर। मित्रों 8वां क्वेश्चन आपके आता है, आदिवासियों के हरे सोने के नाम से जाना जाता है। सालर, धोकड़ा, बांस और गलर। गलर क्या गुलर लिखा था यहाँ पर, सॉरी, तो यह थोड़ा मिस्टेक हो गया है, गुलर लिखा था। गुलर एक पेड़ का नाम है साथियों। तो आदिवासियों का हरा सोना कहा जाता है साथियों बांस को। बांस की जो एक तरह से घास ही है, ये समूह में होते हैं साथियों, बहुत से इसके उपयोग भी होते हैं। घास यूनियन किसको खाया जाता है, वो वाली नहीं, बांस बड़ा सबसे लंबी घास इसको कहा जाता है। मित्रों इसको ही आदिवासियों के हरे सोने के नाम से भी जाना जाता है। थर्ड विकल्प आपका प्रश्न नंबर 8 में सही है। चलिए आगे बढ़ेंगे साथियों प्रश्न नंबर 9 पर। 9वां क्वेश्चन मित्रों, भारत के वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष में लागू किया गया भारत में? 1962, 1970, 1982 और 1972। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम की पूछा है यहाँ पर। तो मित्रों देखिए वन्य जीवों के संरक्षण की दृष्टि से वन्य जीव संरक्षण अधिनियम लागू किया गया था सन 1972 में। कब लागू किया गया था? 1972 में लागू किया था साथियों। आपका यहाँ पर चौथा विकल्प सही है प्रश्न संख्या 9 में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 10 पे आते हैं। मित्रों आपके 10वां क्वेश्चन है, आहड़ सभ्यता स्थित है यमुना नदी पर, बनास नदी पर, चंबल नदी पर और लूणी नदी पर। तो आहड़ सभ्यता कौन सी नदी के तट पर या कौन सी नदी पर स्थित है? 10वें क्वेश्चन का राइट आंसर मित्रों प्रश्न नंबर 10 का जो सही आंसर है वो रहेगा आहड़ सभ्यता बनास नदी पर स्थित है। कहाँ पर स्थित है? बनास नदी के तट पर। मित्रों उदयपुर से लगभग 3 किलोमीटर दूर बनास नदी बहती है। वहाँ के बनास नदी के पास में धूलकोट के नीचे आहड़ का पुराना कस्बा दबा हुआ है। यहीं से ताम्रयुगीन सभ्यता प्राप्त हुई थी। मित्रों दूसरा विकल्प आपका प्रश्न नंबर 10 में सही है। चलिए आगे बढ़ेंगे साथियों प्रश्न नंबर 11 पर। साथियों 11वां क्वेश्चन है, रूठी रानी के नाम से इतिहास में प्रसिद्ध है पद्मावती, उमादे, कर्मावती और रूपमती। तो रूठी रानी किसको कहा जाता है साथियों? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार अलग अलग एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। मित्रों रूठी रानी के नाम से उमादे को जाना जाता है। रानी उमादे को ही रूठी रानी के नाम से जाना जाता है। मित्रों अगर हम बात करें इनके बारे में तो जैसलमेर के जो रावल लूणकरण है इनकी पुत्री और जोधपुर के जो शासक थे राव मालदेव। कौन थे साथियों? राव मालदेव।
उनकी रानी थी कौन? उमादे। इन्होंने अपने मान के कारण आजीवन मालदेव से ये रूठी रही साथियों, और ब्रह्मचर्य व्रत का पालन कर तारागढ़ दुर्ग में इन्होंने अपना सारा जीवन गुजार दिया। तो उमादे को ही रूठी रानी के नाम से जाना जाता है। दूसरा विकल्प है 11वें क्वेश्चन में। चलिए आगे बढ़ेंगे साथियों प्रश्न नंबर 12 की ओर। बेंगू मतलब चित्तौड़गढ़ किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? विजय सिंह पथिक, जय नारायण व्यास, गोकुल भाई भट्ट और राम नारायण चौधरी। तो बेंगू जो कि चित्तौड़गढ़ में स्थित है साथियों, इस किसान आंदोलन का नेतृत्व करने वाले कौन थे? मित्रों, इस किसान आंदोलन का नेतृत्व राम नारायण चौधरी के द्वारा किया गया था। अगर आप सोच रहे हो विजय सिंह पथिक के द्वारा, तो मित्रों विजय सिंह पथिक ने तो आदेश दिया था राम नारायण चौधरी को इस आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए। तो यही पूछा है कि किसने किया, तो करने वाले कौन थे? राम नारायण चौधरी थे। यहाँ आपका चौथा विकल्प सही है 12वें क्वेश्चन में। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 13 की ओर। मित्रों 13वां क्वेश्चन है, खेंजड़ली आंदोलन में अपने जीवन का बलिदान किसने किया? पद्मिनी ने, कर्मा देवी ने, मीना देवी ने और अमृता देवी ने। तो मित्रों खेंजड़ली आंदोलन जो हुआ था उसमें अपने जीवन का बलिदान किसके द्वारा किया गया? ये तो आप सभी ने, जब हम छोटे थे तो हमारी बुक्स में भी हमने ये चीज़ पढ़ी थी साथियों। खेंजड़ली बलिदान वाली हमारे पार्ट आया था, और उसमें जो अमृता देवी थी साथियों, इनके द्वारा ही पेड़ों की रक्षा करते हुए अपने जीवन को न्यौछावर कर दिया। लगभग 42 वर्षीय महिला थी ये अमृता देवी, और विश्नोई समाज की महिला थी साथियों। पेड़ों के प्रति बहुत ही इनका अनन्य प्रेम वहां पर उजागर होता है। चौथा विकल्प सही है प्रश्न नंबर 13 में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 14 पे आते हैं। मित्रों प्रश्न नंबर 14 है, धानवन दुर्ग रिक्त स्थान है के बीच स्थित है? जंगल, रेगिस्तान, जल और पहाड़ियां। तो मित्रों जो धानवन दुर्ग होता है वो किसके बीच स्थित होता है? तो साथियों धानवन दुर्ग की यदि हम बात करें तो ये रेगिस्तान के बीच में स्थित होता है। इसके चारों ओर रेत के ऊंचे टीलों से घिरे होता है ये दुर्ग, जिसे सोनारगढ़ का जो किला है जैसलमेर में, जूनागढ़ का किला है बीकानेर में, नागौर का दुर्ग है, ये सभी धानवन दुर्ग के अंतर्गत ही आते हैं। ये किससे घिरे होते हैं? रेगिस्तान से घिरे होते हैं, आसपास रेत के ऊंचे ऊंचे टीले होते हैं साथियों। यहाँ पे दूसरा विकल्प सही है 14वें क्वेश्चन में। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 15 पर। हवा महल का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? राजा भगवान दास, राजा मान सिंह, सवाई प्रताप सिंह, सवाई जय सिंह। तो हवा महल सभी ने देख रखा होगा, जयपुर में स्थित है साथियों, और इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? मित्रों इसका निर्माण करवाया गया था सवाई प्रताप सिंह के द्वारा ही हवा महल का निर्माण करवाया गया था साथियों। सन 1799 ईस्वी में सवाई प्रताप सिंह द्वारा निर्मित यह 5 मंजिला इमारत है। कितने मंजिला है हवा महल? 5 मंजिला ये इमारत है, और इस इमारत के उस्ताद का नाम था लालचंद कारीगर। क्या नाम था इस इमारत के, मतलब हवा महल का जो उस्ताद थे उनका नाम था लालचंद कारीगर। यहाँ आपका थर्ड विकल्प सही है प्रश्न नंबर 15 में। चलिए आगे बढ़ेंगे साथियों प्रश्न नंबर 16 की ओर। मित्रों 16वां क्वेश्चन है, नौहर तहसील जो कि हनुमानगढ़ में है में कौन सा प्रसिद्ध मेला लगता है? बाणगंगा मेला, चार भुजा मेला, गोगा जी का मेला और शीतला माता का मेला। तो मित्रों देखिए नौहर तहसील जो कि कहाँ पर स्थित है? हनुमानगढ़ में स्थित है। यहाँ पर गोगा जी का प्रसिद्ध मेला लगता है। गोगा मेड़ी नाम सुना होगा ना आप सभी ने। गोगा जी का जो समाधि स्थल है गोगा मेड़ी में प्रतिवर्ष भाद्रपद कृष्ण नवमी को प्रतिवर्ष गोगा नवमी के अवसर पर विशाल मेला नौहर तहसील हनुमानगढ़ में लगता है साथियों। किसका? गोगा जी का। थर्ड विकल्प सही है 16वें क्वेश्चन में। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 17 की ओर। साथियों 17वां क्वेश्चन है, राजस्थान में बड़ी तीज मनाई जाती है कब? श्रावण कृष्ण तृतीया को, श्रावण शुक्ल तृतीया को, या भाद्र शुक्ल तृतीया को, या भाद्र कृष्ण तृतीया को। तो साथियों बड़ी तीज की अगर हम बात करें तो राजस्थान में कब मनाई जाती है बड़ी तीज? मित्रों इसका राइट आंसर है
भाद्रपद कृष्ण तृतीया को बड़ी तीज मनाई जाती है साथियों। राजस्थान में कृष्ण पक्ष की जो तृतीया आती है भादवे के महीने में, भाद्रपद को भादवा का महीना भी कहा जाता है साथियों, तो इसी दिन बड़ी तीज मनाई जाती है। यहाँ चौथा विकल्प सही रहेगा 17वें क्वेश्चन में। चलिए प्रश्न नंबर 18 की ओर। प्रसिद्ध मीनाकारी थेवा कला का संबंध किस स्थान से है? बीकानेर, जयपुर, बाड़मेर, प्रतापगढ़। लगभग 15-20 बार आ गया ये क्वेश्चन अलग अलग एग्जामों में, 2-5 बार नहीं, 15-20 बार की कह रहा हूँ, 15-20 बार अलग अलग एग्जामों में ये क्वेश्चन आ चुका है साथियों, जिसमें शिक्षक भर्तियों के अंतर्गत भी कई बार पूछा जा चुका है। तो प्रसिद्ध मीनाकारी थेवा कला सभी को याद होना चाहिए, राजस्थान के प्रतापगढ़ में स्थित है साथियों। कहाँ पर? प्रतापगढ़ की जो मीनाकारी है उसको ही थेवा कला कहते हैं साथियों। थेवा कला के अंतर्गत अगर हम बात करें तो जो हरे रंग, नीले रंग, लाल रंग, पीले जो रंग है, इनके कांच पर सोने व चांदी की आकर्षक चित्रकारी की जाती है मित्रों। बहुत ही शानदार ये कला है। चौथा विकल्प सही है 18वें क्वेश्चन में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 19। बड़ी ठनी पेंटिंग संबंधित है किशनगढ़ शैली से, अलवर शैली से, जयपुर शैली से और जोधपुर शैली से। तो बड़ी ठनी ये भी एक कॉमन क्वेश्चन है। कॉमन मतलब सभी को याद होने वाला या सभी को याद रहने वाला, सभी को ये क्वेश्चन याद होना ही चाहिए। तो साथियों ये किशनगढ़ शैली से संबंधित है। किशनगढ़ कहाँ पर? अजमेर में पड़ता है ये। प्रथम विकल्प सही है 19वें क्वेश्चन में। चलिए आगे बढ़ेंगे साथियों प्रश्न नंबर 20 पर। राजस्थान का राज्य वाद्य है इकतारा, अलगोजा, नौबत और ताशा। तो साथियों राजस्थान का राज्य वाद्य पूछा है मित्रों, इसका सही आंसर है राज्य वाद्य की यदि हम बात करें तो अलगोजा राजस्थान का राज्य वाद्य है साथियों। ये बांसुरी की तरह होता है। ये जो अलगोजा है ये किसकी तरह होता है? बांसुरी की तरह होता है। और इसका मुंह है वो कलम की तरह कटा होता है। कैसा कटा होता है? जो हम कलम करते हैं ना उसकी तरह ये कटा होता है। 2 अलगोजों के कटे भाग को मुंह में रख फूंक के माध्यम से इन्हें बजाया जाता है एक साथ। तो विकल्प नंबर 2 सही है प्रश्न नंबर 20 में। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 21 पर। साथियों प्रश्न नंबर 21 देखेंगे अब। 21वां क्वेश्चन है चूरू जिले के ददरेवा ग्राम से संबंधित है पाबू जी, गोगा जी, हड़बू जी और देवनारायण जी। तो कौन चूरू जिले के ददरेवा ग्राम से संबंधित है साथियों? राइट आंसर कौन सा रहेगा मित्रों? गोगा जी। कौन? गोगा जी ही चूरू जिले के ददरेवा ग्राम से इनका संबंध है मित्रों। ददरेवा में ही इनका जन्म हुआ था। इनको सर्पों के देवता के नाम से भी जाना जाता है। सेकंड विकल्प आपका सही है 21 में। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 22 पर। 22वां क्वेश्चन है मित्रों मारवाड़ में दामनी क्या था? ओढ़नी का एक प्रकार, कलात्मक जूतियां, एक राजस्व कर और सिंचाई करने का औजार। तो साथियों दामनी ये ओढ़नी का ही एक प्रकार है मित्रों। जो मध्यम वर्ग की स्त्रियां हैं ये एक विशेष प्रकार की लाल रंग की ओढ़नी ओढ़ती है जिस पर धागों की कसीदाकारी बनी होती है। इसका प्रयोग वो करती है, इसको ही क्या कहा जाता है? दामनी कहा जाता है। तो ये ओढ़नी का एक प्रकार है। 22 में प्रथम विकल्प सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 23 पे आते हैं। पृथ्वीराज रासो ग्रंथ के लेखक है नागरी दास, सूर्यमल मिश्रण, चंद्र बरदाई और नरहरि दास। तो किसके द्वारा पृथ्वीराज रासो ग्रंथ लिखा गया है साथियों? प्रश्न नंबर 23 का सही आंसर दीजिएगा मित्रों। जो पृथ्वीराज रासो ग्रंथ है ये चंद्र बरदाई के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा? चंद्र बरदाई के द्वारा ही पृथ्वीराज के जीवन चरित्र का बहुविध छंद है ये, जो कि पिंगल भाषा में है। किस भाषा में लिखा गया है ये? पिंगल भाषा में ये लिखा गया है मित्रों। तो तीसरा विकल्प 23वें क्वेश्चन में सही है। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 24 पर। मित्रों 24वां क्वेश्चन है भारत में करेंसी नोट जारी करता है वित्त मंत्रालय, वित्त सचिव, भारतीय स्टेट बैंक और भारतीय रिजर्व बैंक। तो बीमा एवं बैंकिंग प्रणाली आपके नया टॉपिक जुड़ा है मित्रों। करेंसी नोट की अगर हम बात करें
तो एक करेंसी नोट जारी करने का काम भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? भारतीय रिजर्व बैंक, जो कि भारत की सबसे बड़ी बैंक भी है साथियों। चौथा विकल्प सही है 24 में। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 25 पर। 25वां क्वेश्चन है, भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम किस वर्ष में लागू किया गया? 1982, 1986, 1988 और 1991। तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की बात करें मित्रों तो 24 दिसंबर, कब? 24 दिसंबर सन 1986 में उपभोक्ता संरक्षण कानून पास किया गया था संसद में, और इसे 15 अप्रैल 1987 को जम्मू कश्मीर को छोड़कर भारत के सभी राज्यों में लागू कर दिया गया। तो यहाँ 87 तो विकल्प में है नहीं, तो फिर आपका 86 वाला जो ऑप्शन है वो ही सही रहेगा 25 में। अब नेक्स्ट 5 क्वेश्चन देखेंगे साथियों। 25 क्वेश्चन हम देख चुके हैं। सामाजिक अध्ययन का उद्देश्य है ज्ञानात्मक विकास, भावात्मक विकास, सृजनात्मक विकास और उपयुक्त सभी। तो जो सामाजिक अध्ययन है वो बच्चों का ज्ञानात्मक विकास करता है, भावात्मक विकास करता है, सृजनात्मक विकास करता है, मतलब सभी प्रकार के विकास इसका उद्देश्य है। चौथा विकल्प सही रहेगा 26 में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 27। शिक्षक पाठ्य पुस्तक की जानकारी के साथ अन्य रिक्त स्थान है जोड़कर को पुष्ट और गहन बना सकते हैं। तो साथियों सामग्री को जोड़कर चिंतन को पुष्ट और गहन बना सकते हैं, सूचनाएं जोड़कर के पुस्तक को पुष्ट और गहन बना सकते हैं, संदर्भ को जोड़कर अनुभव को पुष्ट और गहन बना सकते हैं, या सूचनाएं जोड़कर अपनी विद्वता को पुष्ट और गहन बना सकते हैं। तो मित्रों जो शिक्षक है वो पाठ्य पुस्तक की जानकारी है, इसके साथ वो अन्य सामग्री को जोड़ करके या फिर अन्य संदर्भ को जोड़कर या सूचनाएं साथियों अगर हम बात करें तो वो अन्य संदर्भों को जोड़े, ठीक है, पाठ्य पुस्तक के साथ में उससे संबंधित अन्य जो चीज़ें हैं उसको जोड़े और उसके जो अनुभव है अनुभव को पुष्ट और गहन बना सकते हैं। यहाँ रिक्त स्थान लगाना भूल गया मैं, इसलिए तीसरा विकल्प सही रहेगा 27 में। प्रश्न नंबर 28 है, कक्षा शिक्षण होना चाहिए सघन, एक तरफा, परस्पर और सरल। तो कक्षा शिक्षण एक तरफा तो होना ही नहीं चाहिए। एक तरफा का मतलब क्या हुआ कि शिक्षक तो बोल रहा है, लेकिन अध्यापक तो बोल रहा है, लेकिन जो छात्र हैं वो चुपचाप बैठे हैं, मुंह चिपकाए, ठीक है, मुंह बंद करके बैठे हैं, सुन रहे हैं। तो एक तरफा वो शिक्षण है जो कि नहीं होना चाहिए, बल्कि परस्पर होना चाहिए साथियों। दोनों में अंतः क्रिया होना आवश्यक है, विचारों का आदान प्रदान दोनों में होना ही चाहिए। तो ऐसा शिक्षण ही कक्षा में होना चाहिए, तभी जो छात्र है वो एक्टिव रहकर चीज़ों को सीखते हैं। तो परस्पर सही रहेगा तीसरा विकल्प 28वें में। प्रश्न नंबर 29, मानचित्र पर किसी स्थान को दर्शाना संबंधित है ज्ञान से, समझ से, अनुप्रयोग से और कौशल से। तो कोई भी छात्र जब मानचित्र पर किसी चीज को दर्शाता है या फिर कोई भी छात्र मानचित्र बनाता है, चित्र बनाता है, तो वो उसका कौशल कहलाएगा। क्या कहलाएगा? कौशल कहलाएगा। चौथा विकल्प 29 में सही है। नेक्स्ट 30 और अंतिम क्वेश्चन। लेकिन वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक तो बनता ही है, साथ में कमेंट करके जाइए कितने क्वेश्चन सही हुए। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो ये जो लाल नीचे दिख रहा है ना लाल बटन, इस पर क्लिक कीजिए साथियों और बेल आइकन दबाइए, इसमें ऑल को कीजिए, तभी आपके पास सारे वीडियो के नोटिफिकेशन पहुंच पाएंगे। तो चलिए 30वां और अंतिम क्वेश्चन। सामाजिक विज्ञान अध्यापक निर्माता है राष्ट्र का, परिवार का, राजनेताओं का और अर्थव्यवस्था का। तो जो सामाजिक अध्ययन का, जो सामाजिक विज्ञान का जो टीचर है वो राजनेताएं थोड़ी पैदा करता है स्कूल में से, बल्कि वो राष्ट्र का निर्माण करता है साथियों। प्रथम विकल्प 30वें क्वेश्चन में सही है। डाउट हो तो कमेंट करके हमें जरूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों वीडियो को पूरा देखने के लिए।